Hello dear students, in last class we have discussed about the stress और स्ट्रेस में हमने क्या सीखा था। वन इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर इज़ द शियर स्ट्रेस। फिर नॉर्मल स्ट्रेस में भी तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, या उस लॉन्गिट्यूडनल को ही अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करते हो, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हो तो उसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो वो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। जो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने ये फोर्स अप्लाई किया तो ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये एरिया, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये फोर्स लगा हुआ है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये टेंजेंशियल या टेंसाइल स्ट्रेस बन गई। तो दूसरी होती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करते हो तो उस टाइम जो फोर्स लगा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और एक होती है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक का मतलब क्या है कि चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स, मतलब हर डायरेक्शन से, जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है, दिस इज ए स्फीयर एंड इट इज इनसाइड द वाटर, ये पानी के अंदर है, इट इज इनसाइड द वाटर। तो जब ये पानी के अंदर होगा तो पानी इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, हर सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय दिस वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, सिर्फ दो केसेस में, अगर वो टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव है। अदरवाइज नॉर्मल स्ट्रेस में तीनों आते हैं। अब एक ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस में अगर उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? शियर स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक क्यूब की शेप का एक ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर मान लिया ये फोर्स अप्लाई किया इसके अपर सरफेस पे, और ये नीचे वाला जो इसका सरफेस है दैट इज फिक्स्ड। अगर अपर सरफेस पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो आफ्टर डिफॉर्मेशन इसकी पोजीशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिफॉर्म होता है तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ये जो अपर सरफेस है जिसके ऊपर आपने इस फोर्स को अप्लाई किया था, अपर सरफेस का एरिया निकाल लो एंड फोर्स अप्लाइड इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया कौन सा है यहाँ पे? ये दिस अपर सरफेस जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया, दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दो चीज़ें हमने सीख ली। ये शियर स्ट्रेस है लास्ट वन, कैसे निकालनी है ये भी सीख ली। अब नेक्स्ट है स्ट्रेन क्या होती है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वो कितने टाइप्स की है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लास्ट था टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। इसका एक ही, दोनों का एक ही बात है लेकिन नाम अलग अलग रखने से वो सेम चीज़ है। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को
उसकी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ l है, इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया, ऐसा करने से हो सकता है इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज कर जाए, ये इंक्रीज हो गई मान लिया डेल्टा l। सेकंड केस, यही एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे कंप्रेसिव, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है, हो सकता है फाइनली इसकी इतनी लेंथ डिक्रीज कर जाए। तो स्ट्रेन क्या है एक्चुअल में? दिस इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? उसकी लेंथ भी हो सकती है, उसकी विड्थ भी हो सकती है, उसकी हाइट भी हो सकती है, उसका एरिया भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी चेंज डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड विल बी नोन एज स्ट्रेन। तो अब ये स्ट्रेन भी इस तरीके से डिवाइड कर दी गई, इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिए गए। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसमें लेंथ चेंज होती है, या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, या तो टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और थर्ड वन इज शियरिंग स्ट्रेन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन डीपली। तो फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है कि उसकी लेंथ के अक्रॉस कितना चेंज आया। तो चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज longitudinal strain. Change in length divided by original length is known as longitudinal strain. अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, स्ट्रेन जो है दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या सीखी हमने? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर लेंथ के अक्रॉस चेंज है तो डेल्टा एल बाई एल, ब्रेड्थ या विड्थ के अक्रॉस अगर चेंज है तो चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ। तो वो रेशो सेम क्वांटिटी का है, तो जो यूनिट ऊपर वाले की होगी वही नीचे वाले की होगी, और दोनों को वो ऊपर नीचे होने से कैंसिल हो जाएगी। तो ये स्ट्रेन जो है वो चाहे किसी भी तरह की स्ट्रेन हो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो हर तरह की स्ट्रेन, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक है, चाहे वो शियर स्ट्रेन है, एवरी स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम इस चीज़ को बार बार नहीं बोलेंगे। अब ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसका मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे एक्सटेंड करने की कोशिश की, और ऐसा करने से मान लिया इसकी डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गई और इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी एल, तो डेल्टा एल बाई एल क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती, मान लिया डेल्टा एल, तो भी डेल्टा एल बाई एल वो भी क्या होती है? इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, या तो आप ऑब्जेक्ट की लंबाई को बढ़ा रहे हो या उसकी लंबाई को कम कर रहे हो, उस एवरी सिचुएशन में जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसको हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है मान लिया, ये इसके चारों तरफ से ऐसे वाटर ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया,
मान लिया इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है और ऐसे चारों तरफ से इस स्फीयर के ऊपर प्रेशर पड़ने से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया और अभी जो फाइनल इसका जो वॉल्यूम बचा है वो मान लिया V माइनस डेल्टा V है। तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा V चेंज हुआ। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू दी डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब नेक्स्ट है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन का क्या मतलब है कि ये भी रेशियो ही है, लेकिन ये रेशियो कैसा है कि जो सरफेस जिसके ऊपर एक नॉर्मल की बजाय टेंजेंशियल अगर फोर्स लगा है, उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है या सरफेस अंडर द टेंजेंशियल फोर्स है विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ओरिजिनल लेंथ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ इज डिफाइंड एज शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? थर्ड वन इज शियरिंग स्ट्रेन। मान लिया ये एक क्यूब है और इसके ऊपर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से मान लिया इसकी शेप ऐसी बन गई, हर एज इसकी डिफॉर्म हो गई और ये ऐसे थीटा एंगल से डिफॉर्म हो गया। तो ये जो शियरिंग स्ट्रेन है वो इस दिस डिफॉर्मेशन के बराबर है। तो शियरिंग स्ट्रेन को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ या इसकी L है और ये जो चेंज आया डेल्टा L के बराबर है। तो शियरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है कि ये कितना एंगल चेंज हुआ। पहले बिल्कुल जीरो था, ऐसे बिल्कुल ये एज ऐसे ही था, इस एंगल में कितना चेंज आया दैट इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन। अब एक ट्रायंगल बना लो, मान लिया OAB, ये एक ट्रायंगल बना ली। इस छोटी सी ट्रायंगल में हम थीटा की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ये वो कॉन्सेप्ट लग गया। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। दिस इज थीटा, दिस इज L, दिस इज डेल्टा L। तो यहाँ पे ये डेल्टा L तो रिप्रेजेंट करती है आर्क लेंथ को और ये L रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। तो ये थीटा किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L। डेल्टा L इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन लेंथ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, L इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल लेंथ। दिस इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन। तो इस तरीके से देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज इलास्टिक लिमिट। किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है? जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, डिफॉर्म मतलब जैसे उसकी लेंथ को चेंज करने की कोशिश करना या उसकी विड्थ को चेंज करने की कोशिश करना या उसके वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करना। जैसे आपने कुछ मटेरियल्स ऐसे देखे होंगे कि जैसे रबर होती है, उसको आप ऐसे खींचो,
जब तक आप उसको ऐसे खींच के रखोगे तब तक वो वैसी ही रहेगी, जैसे ही हम छोड़ देंगे वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। फिर कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है जैसे घर में, जैसे प्लास्टिक का कप या गिलास, इस तरह की चीज़ होती है, उसको अगर आप थोड़ा सा डिफॉर्म करोगे तो वो हो जाएगा। जैसे ही फोर्स को हटाओगे आप उस फोर्स के हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है, ये उस मैक्सिमम से मैक्सिमम, उस ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की वैल्यू है। जहाँ तक अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हो तो वो डिफॉर्म तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे, लोड को हटा लोगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ले लोगे। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे दिस इज ए प्लास्टिक बोतल, अब इसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये डिफॉर्म हुई, जैसे मैंने फोर्स को हटा लिया ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, ये बिल्कुल ऐसे बैंड हो जाएगी, ये एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जहाँ तक अगर आप अप्लाई करो तो ये डिफॉर्म तो हो जाएगी, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इट विल गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड इज नोन एज इलास्टिक लिमिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो इलास्टिसिटी तो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी और इलास्टिक लिमिट है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट में बस इतना ही फर्क है। इलास्टिसिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। और इलास्टिक लिमिट क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड on an object after removal of which this object will regain its ओरिजिनल पोजीशन। तो दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। और अगर आप उससे भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उस बॉडी के ऊपर तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा और वो एक परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हुक्स ने एक लॉ बनाया था। हुक्स ने क्या लॉ बनाया, उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन करोगे, दैट डिफॉर्मेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये बात याद रखना, हुक्स लॉ की क्या लिमिटेशन है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। तो इस इलास्टिक लिमिट के बारे में जानने के बाद ही हुक्स ने एक लॉ बनाया था। हुक्स लॉ क्या कहता है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोड और फोर्स। लोड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। लोड में और फोर्स में यही डिफरेंस होता है। लोड इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स एक्सटर्नल, इंटरनल, फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी फोर्स सब तरह के होते हैं और लोड सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा और जितना कम आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही कम उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ में जितना चेंज हुआ, अगर वो लेंथ का डिफॉर्मेशन है
विड्थ का है तो उसकी विड्थ में कितना चेंज हुआ, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल। और फोर्स का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब ये होगा, अगर लेंथ वाइज हम बात करें कि उस लेंथ में कितना चेंज आएगा, वो चेंज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, दैट इज हुक्स लॉ। लेकिन इसमें मेन बात आपने क्या याद रखनी है, दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। इसी को फिर मॉडिफाई करके उसने क्या देखा कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये तो लेंथ में भी अगर होता है तो वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर विड्थ में, एरिया में, वॉल्यूम में, किसी भी चेंज में जो चेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड लोड। तो इसी चीज को फिर उसने अप्लाई क्या कर दिया, चेंज क्या कर दिया। हमें पता है कि फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है। दूसरी बात, जो ये डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहां से उसने इसी चीज को मॉडिफाई करके क्या लिख दिया कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। दैट इज नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ ये क्या कहती है कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट इनटू में स्ट्रेन। और ये कांस्टेंट क्या है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो दिस इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर शियर स्ट्रेस है तो फिर इसका कुछ और नाम है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो इसका कुछ और नाम है। लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रेस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर शियर स्ट्रेस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। उस टाइम पे यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, उसका क्या नाम है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका क्या नाम है। उन तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल से हम ये तीनों कांस्टेंट का क्या क्या सिग्निफिकेंस है और इनको हम क्या बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।